नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन के अनुप्रयोग का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल की शुरुआत हम करेंगे कल्पना से, जिसमें हम दो वक्रों की कल्पना करेंगे। कल्पना कीजिए, हमें दो वक्र fx और gx दिए हुए हैं, जहां बंद अंतराल AB में gx जो है वो fx से छोटा है। दिए हुए वक्रों के समीकरण से y का उभयनिष्ठ मान लेते हुए इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदक बिंदु x बराबर a तथा x बराबर b द्वारा दिए गए हैं। जब आप इसकी कल्पना करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि दो वक्र लिए गए हैं fx और gx, और बंद अंतराल AB में हमारा जो fx है वो gx से बड़ा तथा बराबर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दो वक्रों के समीकरण में अगर आप y को उभयनिष्ठ मान लेते हैं तो आपको दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदक बिंदु x बराबर a तथा x बराबर b प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें इन दोनों वक्रों का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? जाहिर सी बात है, ये भी हम ज्ञात करेंगे एक पट्टी का क्षेत्रफल प्राप्त करके। तो यहाँ पर हम जो पट्टी लेंगे वो होगी हमारी ऊर्ध्वाधर पट्टी। तो यहाँ पर हम समाकलन के सूत्र का स्थापन करने के लिए प्रारंभिक क्षेत्रफल को ऊर्ध्वाधर पट्टियों के रूप में लेना सुविधाजनक होगा, अर्थात आसान होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने जो ऊर्ध्वाधर पट्टी ली है वहां से हमें इस पट्टी की ऊंचाई प्राप्त हो रही है fx घटा gx और इसकी चौड़ाई प्राप्त हो रही है fx। तो जब हमारे पास इसका लंबाई और चौड़ाई आ गई है तो हम इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर dA बराबर fx घटा gx पूरे का dx, जहाँ से हमें हमारा कुल क्षेत्रफल प्राप्त होगा a बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जहाँ पर हमारे x की लिमिट होगी a से लेकर b तक। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको दो वक्र दिए गए हैं तो उनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आप प्राप्त करेंगे पट्टियों के माध्यम से। अब वो पट्टी ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज, ये निर्भर करेगा कि आपका वक्र का क्षेत्रफल आपको किस तरह से आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो जब आप इस प्रकार के उदाहरण में ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेंगे तो आपको यहाँ से आपका क्षेत्रफल प्राप्त होगा a बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जिसमें कि x की लिमिट होगी a से लेकर b तक। आइए अब हम एक और विधि जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हमारी दूसरी विधि होगी क्षेत्रफल ज्ञात करने की। वक्र y बराबर fx में x अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा वक्र y बराबर gx x अक्ष एवं रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कि हमारा जो दोनों वक्र है fx और gx, इन दोनों वक्र का x अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल को जब हम घटाएंगे तो हमें हमारा दिए गए दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है समाकलन fx dx, जहाँ x की लिमिट होगी a से लेकर b तक, घटा समाकलन gx dx, जहाँ पर x की लिमिट होगी a से लेकर b तक। इसे जब आप प्रायः हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा a बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जहाँ पर x की लिमिट हो जाएगी आपकी a से लेकर b तक।
जहाँ पर बंद अंतराल AB में हमारा जो fx होगा वो हमारे gx से बड़ा तथा बराबर होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि अब आपको दो वक्र के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आप उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए इस शीर्षक के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि बंद अंतराल AC में fx जो होगा वो हमारे gx से बड़ा तथा बराबर होगा तथा बंद अंतराल CB में हमारा जो gx होगा वो हमारे वक्र fx से बड़ा तथा बराबर होगा, जिससे कि हमें प्राप्त होगा कि हमारा जो a है वो c से छोटा है तथा हमारा जो b है वो c से बड़ा है। तो इन वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों इन वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात करेंगे। स्क्रीन पर आपको आकृति दिख रही होगी जिसमें हमारे दिए गए परिस्थिति को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा fx है और gx है किस प्रकार से हमारे दी गई कथनों को सत्यापित कर रहा है। अब यहाँ पर हमें अगर इन वक्रों का घेरा क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। इन वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप प्राप्त करेंगे हमारे क्षेत्र ACBDA का क्षेत्रफल योग क्षेत्र BPRQB का क्षेत्रफल से। इन दोनों क्षेत्र के क्षेत्रफल को जब आप जोड़ेंगे तो आपको पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आपको जो सूत्र में प्राप्त होगा वो हो जाएगा a बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जहाँ हमारे x की लिमिट हो जाएगी a से लेकर c तक, योग समाकलन gx घटा fx पूरे का dx, जहाँ हमारे x की लिमिट होगी c से लेकर b तक। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र के क्षेत्रफल के बारे में। अब अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं अब हम इन पर आधारित प्रश्नों की ओर। हमारा जो पहला उदाहरण हमने लिया है वो है दो परवलयों y बराबर x वर्ग एवं y वर्ग बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा जो उदाहरण है उसमें हमें दो पैराबोला के इक्वेशन दिए गए हैं जिसमें कि हमें उन दोनों इक्वेशन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों परवलयों का क्षेत्रफल किस प्रकार से हम खींचते हैं ये आपको आता होगा। y बराबर x वर्ग की आकृति आप किस प्रकार से बनाएंगे? तो दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को आप पहले अपने नोटबुक में दर्शाएं जिससे कि आपको कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। अब इस आकृति में आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों परवलयों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। हमें उस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों परवलयों के प्रतिच्छेदक बिंदु O 0, 0 एवं 1, 1, 1 है। यहाँ y बराबर x वर्ग अथवा y बराबर वर्गमूल x बराबर fx और y वर्ग बराबर x बराबर gx, जहाँ बंद अंतराल 0,1 में हमारा जो fx है वो gx से बड़ा तथा बराबर है। अर्थात हमें जो दो समीकरण दिए गए थे उसे हमने y के उभयनिष्ठ के रूप में परिवर्तित किया है, जिससे कि हमें प्राप्त हो रहा है हमारा fx बराबर वर्गमूल x और हमारा gx बराबर x। तो दोस्तों अभी अभी जो हमने सूत्र देखा था कि किस प्रकार से हम घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसी को माध्यम लेकर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें जो हमारी दो समीकरण से प्राप्त y का मान है उसे हम हमारे उस सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें हमारे छायांकित क्षेत्र का अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है a बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जहां हमारे x की लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा जब हम fx और gx के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो समाकलन वर्गमूल x घटा x वर्ग पूरे का dx, जहां हमारे x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। अब हम इसे प्रायः हल करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर x की घात 3/2 बटे 3/2 घटा x की घात 3/3
जिसमें कि हमारी जो लिमिट होगी वो होगी 0 से लेकर 1 तक x की, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर 2/3 गुने x की घात 3/2 घटा x की घात 3/3, जहाँ हमारी x की लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 1, जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 2/3 घटा 1/3 घटा 0, अर्थात जिसे हम और हल करेंगे तो हमें यहाँ से a का मान प्राप्त हो रहा है 1/3, अर्थात हमारे इन दो परवलयों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो रहा है 1/3 वर्ग इकाई। तो दोस्तों ये था हमारा पहला उदाहरण जो कि आधारित था हमारे दिए गए शीर्षक पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त x वर्ग योग y वर्ग बराबर 8x एवं परवलय y वर्ग बराबर 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये प्रश्न पढ़कर समझ आ रहा होगा, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त की समीकरण दी गई है तथा परवलय की भी समीकरण हमें दिया गया है और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इन सभी के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हल हम किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें जो ये दो समीकरण दिए गए हैं इसका हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों जब हम पहले समीकरण को हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x वर्ग योग y वर्ग बराबर 8x, अर्थात x वर्ग घटा 8x योग y वर्ग बराबर 0, अर्थात x वर्ग घटा 8x योग 16 घटा 16 योग y वर्ग बराबर 0। यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है x घटा 4 पूरे का वर्ग घटा 16 योग y वर्ग बराबर 0, अर्थात x घटा 4 पूरे का वर्ग योग y वर्ग बराबर 16। यानी कि ये जो समीकरण हमें दिया गया है वृत्त का, उस वृत्त के केंद्र बिंदु है 4,0 और इस वृत्त की त्रिज्या है 4 इकाई। तो दोस्तों ये हमने प्राप्त किया है वृत्त के दिए गए समीकरण से। आइए अब हम इसका प्रयोग करते हैं हमारे दूसरे समीकरण के लिए। तो दोस्तों पहला समीकरण था हमारा x वर्ग योग y वर्ग बराबर 8x और दूसरा समीकरण है हमारा y वर्ग बराबर 4x। जब हम यहाँ पर y वर्ग की जगह पर 4x प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा x वर्ग घटा 4x बराबर 0, जिसे हम प्राय हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा x गुने x घटा 4 बराबर 0। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो रहा है 0,4। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे इन दोनों वक्र के प्रतिच्छेदक बिंदु O 0,0 है तथा x अक्ष से ऊपर है। चलिए अब जब हमारे पास हमारे वृत्त तथा परवलय के बिंदु तथा प्रतिच्छेदक बिंदु का मान आ गया है तो इसकी आकृति बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इन दोनों वक्र के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हो रहा है वो होगा इस आकृति का रंगीन भाग जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न ये उठता है कि इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। x अक्ष से ऊपर इन दोनों वक्रों के मध्य सम्मिलित क्षेत्र है OPQCO का क्षेत्रफल, जो कि ये पूरा क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर हम पहले ज्ञात करेंगे क्षेत्र OCPO का क्षेत्रफल और फिर ज्ञात करेंगे क्षेत्र PCQP का क्षेत्रफल, और इन दोनों का क्षेत्रफल जब हम जोड़ेंगे तो हमें सम्मिलित क्षेत्र OPQCO का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हमारे क्षेत्र OCPO का तथा हमारे क्षेत्र PCQP का। तो यहाँ से हमारा जो सूत्र है उसके अनुसार हमें हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है समाकलन y dx, जहाँ हमारे x की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक, योग समाकलन y dx जहाँ हमारे x की लिमिट होगी 4 से लेकर 8 तक। अब इन दोनों क्षेत्र में हमारा जो y का मान है उसे हम इस इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम उसे प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर समाकलन वर्गमूल x dx, जहाँ हमारे x की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक,
योग 2 गुने समाकलन वर्गमूल 4 वर्ग घटा x घटा 4 पूरे का वर्ग dx, जहां हमारे x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारे जो x की लिमिट है वो किस तरह परिवर्तित होकर 0 तथा 4 हो गई है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर 2 गुने समाकलन वर्गमूल x dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक, योग समाकलन वर्गमूल 4 वर्ग घटा t वर्ग dt, जहाँ t की घात होगी 0 से लेकर 4 तक। यहाँ पर हमने x घटा 4 को मान लिया है t। अब इसे हल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो चुका है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर 2 गुने 2/3 गुने x की घात 3/2, जहाँ हमारे x की लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी 4, योग t/2 गुने वर्गमूल 4 वर्ग घटा t वर्ग योग 4 वर्ग/2 साइन प्रतिलोम t/4, जहाँ हमारे t की लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी 4। अब इसे हम पुनः हल करेंगे हमारे लिमिट्स के मान को रखकर, तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने 2/3 गुने 4 की घात 3/2 घटा 0 योग 4/2 गुने वर्गमूल 4 वर्ग घटा 4 वर्ग योग 4 वर्ग/2 साइन प्रतिलोम 4/4, जिसे हम पुनः हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने 2/3 गुने 2 की घात 2 गुने 3/2 घटा 0 योग 4/2 गुने वर्गमूल 4 वर्ग घटा 4 वर्ग योग 4 वर्ग/2 साइन प्रतिलोम 4/4 घटा 0, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 32/3 योग 0 योग 8 गुने पाई/2, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 32/3 योग 4 पाई, अर्थात 4/3 गुने 8 योग 3 पाई। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम हमारे दिए गए प्रश्नों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हमारे कुछ कॉन्सेप्ट से। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। और इस शीर्षक पर आधारित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसे हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन 2 प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे इसी अध्याय के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।